तो वेलकम डियर फ्रेंड्स, आपके इस चैनल में एक बार फिर आपका पुनः स्वागत है। आज अपन कक्षा 12 इंग्लिश का जो चैप्टर सेकंड है लॉस्ट स्प्रिंग, उसका अपन अध्ययन करेंगे। तो जो लेसन है इसका क्या नाम है? लॉस्ट स्प्रिंग। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है लॉस्ट यानी खोना और स्प्रिंग यानी यहाँ पर चाइल्डहुड से लिया गया है, यानी खोया हुआ बचपन। स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, तो ये स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड है, उससे इस लेसन को लिया गया है। तो द राइटर ऑफ दिस लेसन एनिस जंग। कौन है? एनिस जंग है, वो इस चैप्टर या इस लेसन की लेखिका है। तो इस चैप्टर के अंदर जैसा अपन देखते हैं कि इसका जो टाइटल है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, यानी खोया हुआ बचपन। स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, जो बचपन, चुराया हुआ बचपन की जो कहानियाँ हैं उनसे इस चैप्टर को लिया गया है। तो इस पाठ के अंदर जो इसकी राइटर एनिस जंग है वो अपन को बताती है कि किस तरह से जो रैग पिकर्स हैं या कि जो कूड़ा बीनने वाले हैं या फिर चूड़ियाँ बनाने वाले हैं, बैंगल मेकर्स हैं फिरोजाबाद के, तो उनकी दयनीय स्थिति है वो कैसे वर्षों से चली आ रही है और किस तरह से वो इस वर्षों से चली आ रही परंपरा को क्यों नहीं तोड़ पाते हैं, और इसके अंदर उनका जो हार्ड वर्क है या टॉयल है उसके बारे में बताया गया है, और उनका जीवन वहीं से शुरू होता है और वहीं समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से जो इसका जो राइटर है वो अपन को उनकी एक जो दयनीय दशा है उसके बारे में बताने की कोशिश करता है। तो सबसे पहले अपन एनिस जंग है अबाउट द ऑथर, यानी लेखक के बारे में। एनिस जंग 1964, यानी एनिस जंग है वो 1964 के अंदर थी। वाज बोर्न इन राउरकेला, उसका जन्म है वो राउरकेला के अंदर हुआ। एंड स्पेंड हिज चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस, एडोलेसेंस यानी किशोर अवस्था, इन हैदराबाद, और उन्होंने अपना बचपन और जो किशोर अवस्था है वो हैदराबाद के अंदर बिताई। शी रिसीव्ड हर एजुकेशन, और जो लेखिका है उसने अपनी एजुकेशन या जो शिक्षा है वो हैदराबाद के अंदर ग्रहण की। एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और बाकी की शिक्षा उसने अमेरिका में ग्रहण की। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स, और एनिस जंग के जो माता पिता हैं वो दोनों ही लेखक थे। एनिस जंग बिगेन हर करियर एज ए राइटर इन इंडिया, और एनिस जंग ने अपना जो करियर है वो लेखक के रूप में भारत में शुरू किया। शी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर, और वह कई न्यूज़पेपर, कई समाचार पत्र हैं, बड़े समाचार पत्र हैं, उनके अंदर एडिटर यानी संपादक भी रही और कॉलमनिस्ट यानी स्तंभकार भी रही। एंड इन इंडिया एंड एब्रोड, भारत के अंदर और विदेश के अंदर। एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स, और उसने कई किताबें हैं उनकी रचना की। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट यानी उद्धरण, यानी कोई थोड़ा भाग लिया हुआ, फ्रॉम हर बुक टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। और जो अपन जो लेसन या चैप्टर पढ़ रहे हैं वह लेसन है उसकी जो बुक है जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, उससे उद्धृत किया गया है। हियर शी एनालाइज, यहाँ पर वह विश्लेषण करती है। द ग्रिंडिंग यानी पिसने वाली, पुअर्टी गरीबी, एंड ट्रेडिशंस और परंपराएं, यानी एक तो पिसने वाली गरीबी और जो परंपराएं हैं उनका विश्लेषण करती है। विच कंडम द चिल्ड्रन टू ए लाइफ एक्सप्लोइटेशन, विच कंडम जो निंदा करती है, दी चिल्ड्रन टू ए लाइफ ऑफ एक्सप्लोइटेशन, और वो बच्चों की एक्सप्लोइटेशन या शोषण है उसका वर्णन करती है। तो नोटिस दीज एक्सप्रेशन इन द टेक्स्ट, अपनों को टेक्स्ट के अंदर ये वर्ब हैं, ये शब्द दिए हुए मिलेंगे। इन फॉर देयर मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, और कॉन्टेक्स्ट यानी इनका अर्थ है वो किस संदर्भ में दिया गया है उसका अपन को मालूम चलना है। लुकिंग फॉर यानी तलाश करना। परपिचुअल यानी कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ पोवर्टी, यानी गरीबी की एक लगातार दशा। स्लोग देयर डे लाइट हॉवर्स, स्लोग यानी हार्ड वर्क, देयर डे लाइट हॉवर्स उनके दिन के जो घंटे। डार्क हटमेंट्स
यानी अंधेरी झोपड़ियाँ, रूफ ओवर हिज हेड, उनके सिर के ऊपर जो छप्पर है उनके बारे में, इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड, उन बच्चों के ऊपर थोप दिया जाता है। अब अपन अपना लेसन शुरू करते हैं। समटाइम्स आई फाइंड ए रुपीज इन द गार्बेज, कई बार मैं जो कूड़ा कचरा है उसके अंदर 1 रुपया खोजता हूँ। वाई डू यू डू दिस, आप ये क्यों करते हो। आई आस्क साहिब हुम आई एनकाउंटर यानी आमने सामना होना। एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह, स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स ऑफ माई नाइबरहुड। तो यहाँ पर लेखिका कहती है कि मैंने उसको कहा कि वाई डू यू डू दिस, कि आप ऐसा काम क्यों करते हो। आई आस्क साहिब, मैंने साहिब से पूछा। साहिब यहाँ पर एक बच्चा है, उसका नाम है आई हुम आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग, जिससे मेरा सामना प्रत्येक दिन होता है। स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड, जो सोने की खोज कर रहा है। इन द गार्बेज डम्प्स, उन कूड़े कचरे के जो ढेर हैं उनके अंदर। ऑफ माई नाइबरहुड, मेरे पड़ोस के अंदर। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो, और साहिब है उसने अपना जो घर है बहुत पहले छोड़ दिया था। सेट एमिडेस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, और उसका घर है वो ढाका के जो ग्रीन फील्ड हैं, हरे भरे खेत हैं, उनके बीच में अवस्थित था। तो ढाका कहाँ पर है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, तो ये बांग्लादेश का सीन है। हिज होम इज़ नॉट इवन ए डिस्टेंस मेमोरी, और उसके जो घर हैं वो अभी भी डिस्टेंस यानी दूरस्थ मेमोरी या याद में नहीं है, यानी उनकी याद उसको अब भी थोड़ी बहुत है। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा तूफान आते थे जो स्वेप्ट अवे यानी बहा कर ले जाते थे उनके खेतों को और उनके घरों को। हिज मदर टेल्स हिम, तो ये बात कौन बताती है, ये उसकी माता बताती है। तो उसकी जो मदर है वो साहिब को ये बात बताती है, और इसीलिए साहिब की मेमोरी में वो अभी डिस्टेंस मेमोरी में नहीं गए हैं। दैट्स वाई ही, और यही कारण है, दे लेफ्ट, उन्होंने उनको छोड़ दिया। किनको, उन घरों को जो ढाका के ग्रीन फील्डों के बीच में थे। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी, और यहाँ पर गोल्ड है वो गार्बेज या कूड़े कचरे के लिए कहा गया है। तो बड़े बड़े शहर हैं उनके अंदर वो गोल्ड की खोज करते हैं। वेयर ही नाउ लिव्स, जहाँ पर अब वो लोग रहते हैं, यानी कि वो ढाका के ग्रीन फील्ड को छोड़ करके बड़ी बड़ी शहरों में आ गए हैं। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, और मेरे पास इसके अलावा कुछ भी करने के लिए नहीं है। ही मटर्ड, वह बुदबुदाया। लुकिंग अवे, दूर देखते हुए। गो टू स्कूल, क्या विद्यालय जाओगे। आई से ग्लिबली, और मैंने यूं ही उसको कह दिया। रियलाइजिंग इमीडिएटली, और तुरंत मैंने, इमीडिएटली यानी तुरंत मैंने महसूस कर लिया। हाउ होलो यानी खोखले। द एडवाइस मस्ट साउंड, कि ये जो मेरी एडवाइस है वो उसके लिए कितनी खोखली है। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नाइबरहुड, और मेरे पड़ोस के अंदर किसी प्रकार की कोई विद्यालय नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन, और जब कभी वो एक बनाएंगी। आई विल गो, तो मैं इसके अंदर जाऊंगा। तो ये साहिब कहता है। तो देखो दोस्तों, इसके अंदर ये जो चैप्टर है ये थोड़ा बड़ा है, तो इसको अपन 2 या 3 पार्टों के अंदर इसका अध्ययन करेंगे, और जो अगले पार्ट हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो अगला पार्ट है उसको देखने के लिए उसके लिंक को आप अवश्य खोजें, देखें। इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, और यदि मैं एक विद्यालय शुरू करूं तो क्या तुम आओगे। कौन कहता है यहाँ पर, लेखिका कहती है एनिस संग। आई आस्क, मैंने पूछा। हाफ जोकिंग, आधे मजाक में। यस हाँ, ही से उसने कहा। स्माइलिंग ब्रॉडली, और उसने बड़ी मुस्कान देते हुए कहा कि यदि आप विद्यालय खोलोगे तो मैं ज़रूर आऊँगा। ए फ्यू डे लेटर, और कुछ दिनों बाद में। आई सी हिम रनिंग अप टू मी, मैंने देखा कि वह मेरी ओर दौड़ करके आ रहा था। इज़ योर स्कूल रेडी, क्या आपका विद्यालय तैयार हो गया है क्या। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, एक विद्यालय के बनने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। आई से एम्ब्रेस्ड, मैंने शर्मिंदा होते हुए कहा। एट हैविंग मेड ए प्रोमिज, कि मैंने उससे एक वादा किया था। दैट वाज नॉट मिंट, और उस वादे का कोई मतलब नहीं था। मिंट यानी मतलब अर्थ। बट, लेकिन।
प्रोमिजेज लाइक माइन, मेरी तरह के जो प्रोमिजेज हैं या वादे हैं, अबाउंड यानी वेरी मच, प्लेंटी, इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक यानी फीका वर्ल्ड यानी संसार, उसका जो फीका संसार है ना, उसमें मेरे जैसे कई वादे भरे हुए हैं। आफ्टर मंथ्स, कई महीनों के बाद में, ऑफ नोइंग हिम, उसको जानने के, आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उसको उसका नाम पूछा, साहेब ए आलम, तो उसका नाम क्या था, साहेब ए आलम। ही अनाउंस, उसने घोषणा की या उसने बताया। ही डज नॉट नो वाट इट मीन्स, और उसको इस चीज़ का मालूम नहीं था कि इस नाम का क्या मतलब होता है। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, और यदि उसको इसका मीनिंग या अर्थ का मालूम होता, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स यानी इस ब्रह्मांड का सम्राट या मालिक, तो इस नाम का जो मालूम उसको नहीं था। ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, और ही वुड हैव ए हार्ड टाइम, और उसके पास में बहुत कठिन समय है, बिलीविंग इट, इसमें विश्वास करने के लिए। अनअवेयर यानी बेखबर, ऑफ वाट हिज नेम रिप्रेजेंट, और वह इस चीज़ से बेखबर था, उसको मालूम नहीं था कि वो उसका नाम है वो किस चीज़ का प्रतिनिधित्व करता है। ही रोम्स, वह इधर उधर भटका। द स्ट्रीट्स विथ हिज फ्रेंड्स, उन गलियों के अंदर अपने दोस्तों के साथ में। रोम्स यानी यूं ही भटकना, वांडरिंग। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, और उनके जो फ्रेंड थे ना, वो एक सेना की तरह थे, नंगे पाँव वाले बच्चों की सेना की तरह थे। हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, और वो लोग, वो जो बच्चे हैं, बच्चों का झुंड है, वो सुबह के जो पक्षी हैं ना, उनकी तरह तो अपीयर होते थे, प्रकट होते थे। एंड डिसअपीयर एट नून, और दोपहर को गायब हो जाते थे। ओवर द मंथ्स, कई महीनों तक। आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज, मैंने पहचान लिया था, ईच ऑफ देम, उनमें से सभी को। जो बच्चों का जो झुंड था ना, उनमें से धीरे धीरे लेखिका है वो सभी को जानने लग जाती है। वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल्स, आप लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। आई आस्क वन, मैंने उनमें से एक को पूछा कि भाई आप लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ ताक को बोलते हैं, तो मेरी जो माता है वो उसको ताक या भ्रान से नहीं नीचे लाती है। ही आंसर सिंपली, उसने साधारण रूप से जवाब दे दिया। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, और यदि वह ऐसा कर देगी, क्या कर देगी, ताक से उसकी चप्पलों को उतार देगी, तो वह उनको वापस वहीं फेंक देगा। एड अनोदर हु इज वियरिंग शूज दैट डू नॉट मैच, तो उन बच्चों में से दूसरे बच्चे ने कहा जो कि बिना मैच यानी बेमेल जूते पहने हुआ था, उसने कहा कि यदि इसकी माता वो चप्पलें उतार देगी तो ये वापस फेंक देगा। व्हेन आई कॉमेंट ऑन इट, जब मैंने इसके ऊपर टिप्पणी की, ही सपल्स, तो वह पैर घसीट के चलने लगा। हिज फिट एंड से नथिंग, अपने पैरों को, और उसने कुछ भी नहीं कहा। ही वांट शूज, वह उसको जूते चाहिए। सेज ए थर्ड बॉय, तीसरे बच्चे ने कहा। हु हैज़ नेवर ओन्ड ए पेयर ऑल हिज लाइफ, और उसने अपने जीवन में कभी भी एक जोड़ी भी नहीं प्राप्त की थी, एक जोड़ी का मालिक भी वो नहीं हुआ था। ट्रेवलिंग एक्रॉस द कंट्री, और पूरे तो एक्रॉस द कंट्री, पूरे देश के अंदर। आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट, तो मैंने बच्चों को देखा नंगे पांव चलते हुए। इन सिटीज, शहरों में। ऑन विलेजेज रोड, गाँव की सड़कों पर। इट इज़ नॉट लेक ऑफ मनी, और यह कोई धन की कमी के कारण नहीं था, लेक यानी कमी। बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, लेकिन वहाँ पर एक नंगे पाँव रहने की परंपरा थी। बेयरफुट यानी नंगे पाँव। इज वन एक्सप्लेनेशन, उनमें से एक ने एक्सप्लेनेशन किया, व्याख्या की। आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज, और मेरे को इस चीज़ का आश्चर्य हुआ कि यदि यह केवल एक्सक्यूज यानी बहाना है, टू एक्सप्लेन अवे ए परपेचुअल स्टेट ऑफ पुअर्टी, कि जिससे कि वो लोग परपेचुअल यानी लगातार, कंटिन्यूस, स्टेट ऑफ पुअर्टी यानी गरीबी की जो लगातार दशा है उसको प्रदर्शित करने का एक बहाना है। आई रिमेंबर, मुझे याद है। ए स्टोरी, एक कहानी। ए मैन फ्रॉम उद्दुपी, एक व्यक्ति था उद्दुपी के अंदर। ये उद्दुपी कोई जगह का नाम है।
वंस टोल्ड मी, और उसने मेरे को बताया, एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, कि एक जो जवान लड़का है वो पास के ही मंदिर से विद्यालय के अंदर जाता था। वेयर हिज फादर वाज ए प्रिस्ट, और उस मंदिर के अंदर उसके पिता हैं वो पुजारी थे, प्रिस्ट यानी पुजारी। ही वुड स्टॉप ब्रीफली, वह वहाँ पर संक्षिप्त समय के लिए रुकता, एट द टेम्पल, मंदिर में, एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज, और वहाँ पर एक जोड़ी जो जूते हैं उनके लिए प्रार्थना करता। 30 ईयर्स लेटर, और 30 वर्ष बाद में, आई विजिटेड हिज टाउन, मैं उस मंदिर के अंदर मैंने मतलब भ्रमण किया वापस, द टेम्पल, उस मंदिर में, विच वाज नाउ ड्राउंड इन एन एयर ऑफ, और वो जगह है वो अब डूब गई थी, यानी समा गई थी। तो ये देखो यहाँ पर एक अपन को अच्छा सा चित्र दिखाया गया है जहाँ पर ये रैग पिकर्स बॉय हैं, ये हैं, इनकी एक टोली है, ये सभी बेयरफुट हैं। देखो ये बेयरफुट हैं, सभी बेयरफुट हैं, और ये टोली के अंदर सुबह जो कूड़ा बीनने के लिए जाते हैं टोली के अंदर, और दोपहर को गायब हो जाते हैं। डिसोलेशन यानी सुनसान के अंदर वो जगह गायब हो गई है। इन द बैकयार्ड, और पिछवाड़े में, वेयर लिव्ड द न्यू प्रिस्ट, अब वहाँ पर नया पुजारी है वो रहने के लिए आ गया। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, अब वहाँ पर लाल और सफ़ेद रंग की प्लास्टिक की जो चेयर कुर्सियाँ हैं। ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रीन यूनिफॉर्म, और ग्रे यूनिफॉर्म, और उनमें से एक बच्चा है वो भूरे रंग की यूनिफॉर्म या पोशाक पहने हुए है। वेयरिंग सॉक्स एंड शूज़, और साथ में ही वो जुराब और जूते भी पहने हुए है। अराइव्ड पेंटिंग, वह वहाँ पर पेंटिंग यानी हाँपते हुए आया। एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन ए फोल्डिंग बेड, और उसने अपने स्कूल का जो बैग है या थैला है उसको फोल्डिंग बेड यानी सिमटने वाले बिस्तर के ऊपर फेंक दिया। लुकिंग एट द बॉय, और उस बच्चे को देख करके, आई रिमेंबर द प्रेयर अनोदर बॉय, मैं उस पहले वाले बच्चे की जो प्रार्थना है वो मेरे को याद आ गई। हैड मेड टू द गोडेस, यानी उसकी जो प्रार्थना है उसको गोडेश यानी देवी ने सुन लिया है। वेन ही हैड फाइनली गोट ए पेयर ऑफ शूज़, और जब अंततः उसने एक जोड़ी जूता है वो प्राप्त कर ली। लेट मी नेवर लॉस देम, अब मैं इसको कभी नहीं खोऊंगा। द गोडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, क्योंकि जो गोडेस है या देवी है उसने उसकी प्रार्थना को सुन लिया, उसको प्रदान कर दिया। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रिस्ट, और जो जवान बच्चे हैं उस पुजारी के बच्चे की तरह, नाउ वोर शूज, वो अब जूते पहनने लग गए। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स, लेकिन बहुत से अन्य बच्चे लाइक द रैग पिकर्स यानी उन कूड़े बीनने वाले बच्चों की तरह, इन माई नाइबरहुड, मेरे पड़ोस में, रिमेन शूजलेस, वो अब भी जूतों के विहीन रहते हैं, यानी वो बेयरफुट रहते हैं। माई एक्वेंटिस विद द बेयरफुट रैग पिकर्स, और मेरी जो पहचान है उन नंगे पाँव वाले जो कूड़ा बीनने वाले लोग हैं उनके साथ में, लीड्स टू मी सीमापुरी, मेरे को सीमापुरी नामक जगह पर ले जाते हैं। ए प्लेस ऑन द पेरीफ्री ऑफ दिल्ली, और ये जगह है वो अपनी जो राष्ट्रीय कैपिटल दिल्ली है उसके जो सीमांत क्षेत्र है वहाँ पर ये जगह है। येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, लेकिन अब भी ये काफ़ी मील दूर है दिल्ली से, मेटाफोरिकली यानी लाक्षणिक रूप से। अब यहाँ पर देखो लेखिका है वो कंपेयर करती है कि एक तो वो लोग जो रैग पिकर्स हैं वो दिल्ली की पेरीफेरी क्षेत्र में रहते हैं और वो दरिद्र स्थिति में है, जबकि दिल्ली उनके पास में ही है। वहाँ पर जो दिल्ली की चकाचौंध है या डेवलपमेंट है वो उससे काफ़ी दूर है। दोज हु लिव हियर आर स्क्वेटर्स, और जो लोग उस सीमापुरी में रहते हैं वो अवैध निवासी हैं। स्क्वेटर्स यानी अवैध निवासी हैं। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, क्योंकि वो लोग जो अपना पड़ोसी देश बांग्लादेश है उससे 1971 में आए थे, क्योंकि 1971 में पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान अलग होकर के और बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। साहेब सी फैमिली इज अमोंग देम, और साहेब का परिवार है
वो भी उन्हीं लोगों में है जो 1971 में भारत आए थे। सीमापुरी वाज देन ए वाइल्डरनेस, और सीमापुरी है उस समय बिल्कुल एक जंगली जगह थी। इट स्टिल इज, और वह अब भी वैसी ही है। बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब वो जगह खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, क्योंकि वहाँ पर मिट्टी के ढांचे बने हुए हैं। विथ रूफ्स ऑफ टिन एंड टर्पोलिन, क्योंकि वहाँ पर जो मिट्टी के स्ट्रक्चर हैं उन पर या तो टीन, यानी जो टीन सेट है उसकी छत है, या फिर तिरपाल की छत है। डिवाइड ऑफ सीवेज, और वो मल जल निकास है उससे वंचित हैं। ड्रेनेज, जल निकासी से, और रनिंग वाटर, और बहते हुए पानी से। लिव 10,000 ट्रैक पिकर्स, और उस सीमापुरी के अंदर लगभग 10,000 कूड़े बीनने वाले रहते हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स, और वो यहाँ पर 30 वर्षों से भी ज़्यादा समय से यहाँ रह रहे हैं। विदाउट एन आइडेंटिटी, और उनकी कोई पहचान नहीं है। विदाउट परमिट्स, न ही उनके पास में कोई अनुज्ञा पत्र है। बट विथ राशन कार्ड से, लेकिन उनके पास में जो राशन कार्ड है वो है। दैट गेट देयर, ये खाद्य सामग्री का कार्ड होता है। दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर से, और उस राशन कार्ड से वो अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा देते हैं। लिस्ट एंड एनेबल देम टू बाई ग्रेन, और उससे उनको अनाज मिल जाता है। फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल, और भोजन है वो उनके ज़िंदा रहने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। देन एन आइडेंटिटी, एक पहचान के। इफ़ एट द एंड, और यदि अंत में। ऑफ द डे, और दिन के अंत में। वी कैन फीड ओवर फैमिलीज, हम हमारे परिवारों को खिला पाते हैं। एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टोमक, और हम रात को जब सोने जाते हैं तो हमारे पेट में कोई दर्द नहीं होता, यानी हम भूखे नहीं रहते। वी वुड रादर लिव हियर, हम प्राय यहाँ रह रहे हैं। देन इन द फील्ड दैट गेव अस नो ग्रेन, हम उन खेतों को छोड़ दिया, यानी उन खेतों की बजाय जो खेत हमें किसी प्रकार का कोई खाने का अनाज नहीं देते, उसकी बजाय हम यहाँ रहते हैं। से ए ग्रुप ऑफ वुमेन, एक महिलाओं के ग्रुप में से एक ने कहा। इन टेटर्ड साड़ी, जो एक फटे हाल या जीर्ण शीर्ण साड़ी पहने हुए थी। व्हेन आई आस्क देम, जब मैंने उनको पूछा। वाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड एंड रिवर्स, जब मैंने उनको पूछा कि क्यों आपने अपने सुंदर हरे भरे खेत और नदियों वाले जो क्षेत्र है उसको छोड़ दिया, तो उसने जवाब दिया, उन लेडियों का, जो औरतों का एक समूह था, उनमें से एक ने कहा कि वो खेत हमें खाने के लिए अनाज नहीं देते थे, इसलिए हमने छोड़ दिया। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, और जो बच्चे हैं वो वहीं पर। चिल्ड्रन ग्रो वेन एवर दे फाइंड फूड, और जब कभी उनको भोजन मिल जाता है। दे पिच देयर टेंट्स, तो वो अपने तंबू वहीं लगा देते हैं। दैट बिकम ट्रांजिट होम्स, और इस प्रकार से वो उनके अस्थायी घर हो जाते हैं। ट्रांजिट यानी अस्थायी। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, और बच्चे उन्हीं के अंदर बड़े होते हैं। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और वो बच्चे हैं वो पार्टनर यानी हिस्सेदार हो जाते हैं आजीविका के, और ये बच्चे हैं वो धीरे धीरे उस आजीविका के हिस्सेदार हो जाते हैं, यानी अपने माता पिता को कमाने में सहायता करने लग जाते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी, और सीमापुरी में आजीविका का मतलब है मीन्स रैग पिकिंग, यानी कूड़ा बीनना, यानी कूड़ा बीनने के अलावा कोई दूसरा काम वहाँ नहीं है। थ्रू द ईयर्स, कई वर्षों से। थ्रू द ईयर्स यानी कई वर्षों से। इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ ए फाइन आर्ट, प्रोपोर्शन यानी के अनुपात में, फाइन आर्ट एंड ललित कला, और इस धंधे ने एक ललित कला का रूप ले लिया है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, और उनके लिए गार्बेज यानी कूड़ा कचरा है वो सोने की तरह है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, और यह उनकी रोज़ाना की रोटी है। ए रूफ ओवर देयर हेड्स, उनके सर की छत भी यह है। इवन इफ़ इट इज़ ए लीकिंग रूफ, यहाँ तक कि चाहे यह टपकने वाली या रिसने वाली छती हो। बट फॉर ए चाइल्ड,
लेकिन बच्चों के लिए इट इज़ इवन मोर, यह इससे भी कहीं ज़्यादा है। यानी सीमापुरी में जो दिल्ली के पास में जो सीमापुरी क्षेत्र है, जहाँ पर 1971 के अंदर जो पाकिस्तान से आए हुए लोग रहते हैं, उनका आजीविका का साधन केवल कूड़ा बीनना है। आई समटाइम फाइंड ए रुपीज़, मैं कई बार 1 रुपया खोज लेता हूँ। इवन ए 10 रुपीज़ नोट, और कई बार तो 10 रुपये भी। साहिब से, साहिब कहता है, हिज आइज लाइटिंग अप, और उसकी आंखें हैं वो चमकने लगती हैं। व्हेन यू कैन फाइंड ए सिल्वर कॉइन इन ए हीप ऑफ गार्बेज, कि जब कभी आप, हीप ढेर को बोलते हैं, आप कूड़े के ढेर के अंदर चांदी का सिक्का खोज लेते हो, यू डोंट स्टॉप स्क्राउंजिंग, लेकिन फिर भी आप उसको खोजना बंद नहीं करते हो। फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, क्योंकि वहाँ पर और ज़्यादा प्राप्त करने की आशा होती है। इट सिम्स, और इससे प्रतीत होता है, दैट फॉर चिल्ड्रन, कि बच्चों के लिए गार्बेज हैज़ ए मीनिंग डिफरेंट, यानी कूड़ा है उसका अलग अर्थ है, फ्रॉम वाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, यानी उनके जो माता पिता के लिए तो अलग मतलब है गार्बेज का, और बच्चों के लिए इसका मतलब अलग है। फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, इट इज़ रेप्ड इन वंडर, वो एक आश्रय में लिपट जाते हैं। फॉर द एल्डर्स, और जो बड़े लोग हैं, इट इज़ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, और यह उनके जीवित रहने का साधन है, उनके जीवित रहने का अर्थ है। वन विंटर मॉर्निंग, एक सर्दी की सुबह, आई सी साहिब स्टैंडिंग बाई द फेंस गेट ऑफ द नाइबरहुड क्लब, कि मैंने देखा कि जो साहिब है वो पड़ोस के अंदर एक बाड़ लगा हुआ जो गेट है ना, वहाँ पर वो खड़ा हुआ था। वाचिंग 2 यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट, और वो 2 लोगों को देख रहा था जो सफ़ेद ड्रेस पहने हुए थे, प्लेइंग टेनिस, और टेनिस का खेल खेल रहे थे। आई लाइक द गेम, मेरे को खेल पसंद है। ही हम्स, वह गुनगुनाता है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, कंटेंट यानी संतुष्ट है, और वो उस बाड़ के पार से उसको खड़ा होकर के देखते हुए बिल्कुल ही खुश है। आई गो, मैं जाऊँ। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, जब यहाँ कोई भी नहीं होता है तो मैं अंदर जाता हूँ। ही एडमिट्स, वह स्वीकार करता है। द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग, और जो गेट कीपर है या द्वारपाल है वो मेरे को अंदर झूलने देता है। साहिब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज़, साहिब है वो अब इस समय टेनिस के जूते पहने हुए है। दैट लुक्स स्ट्रेंज और हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, और वो जूते हैं वो बिल्कुल ही विचित्र दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वह फीके कलर का शर्ट या कमीज और नेकर पहनी हुई है। समवन गैव देम टू मी, किसी ने ये मेरे को दिए हैं। ही से इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, वह स्पष्ट करते हुए कहता है, स्पष्ट करने के तरीके में कहता है। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज़, और तथ्य यह है कि ये जो जूते हैं वो त्यागे हुए हैं। ऑफ सम रिच बॉय, किसी धनी बच्चे के। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम, क्योंकि संभवतः उस रिच बॉय ने उनको पहनने से मना कर दिया। बिकॉज ऑफ ए होल इन वन ऑफ देम, क्योंकि उनमें से एक, जो 2 जूते हैं ना, उनमें से एक जूते में छेद था। डज नॉट बोदर हिम, और वो छेद उसको, साहिब को परेशान नहीं करता है। फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयरफुट, और वो आदमी जो नंगे पांव चलता है। इवन शूज विथ ए होल इज ए ड्रीम कम ट्रू, और उसके पास में ऐसे जूते होना जिसमें एक छेद है, इससे उसका सपना साकार हो जाता है। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली, लेकिन जो खेल वह बिल्कुल इंटेंटली यानी ध्यानपूर्वक इरादे से देख रहा था, इज आउट ऑफ हिज रीच, उसकी पहुंच से दूर था। वह टेनिस का खेल नहीं खेल सकता था, इसका मतलब ये हुआ। दिस मॉर्निंग, उस सुबह, साहिब इज ऑन हिज वे, साहिब अपने रास्ते पर था। टू द मिल्की बूथ, यानी दूध के बूथ के ऊपर। इन हिज हैंड इज ए स्टील कैनेस्टर, और उसके हाथ के अंदर एक स्टील या इस्पात का बर्तन था। आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, मैं सड़क के ऊपर आगे अब एक चाय की दुकान पर काम करता हूँ। ही से पॉइंटिंग इन
द डिस्टेंस, वह दूर इशारा करते हुए कहता है। आई एम पेड 800 रुपीज़, और मेरे को इसके लिए एंड ऑल माई मील्स, मेरे को इस कार्य के लिए 800 रुपये और मेरे को पूरा खाना दिया जाता है। डज ही लाइक द जॉब, क्या आप इस कार्य को पसंद करते हो? आई आस्क, मैंने पूछा। हिज फेस, उसका चेहरा। आई सी, मैंने देखा। हैज़ लोस्ट द केयर फ्री लुक, उसके ऊपर जो केयर फ्री यानी एकदम उसका जो लुक था ना, वो केयर फ्री लुक है वो गायब हो गया था। द स्टील कनेस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग, और अब जो इस्पात या स्टील का जो कनस्तर या बर्तन है वो ज़्यादा भारी दिखाई दे रहा था उस प्लास्टिक के बैग के। ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर्स, और वह उसको बहुत ही हल्के से अपने कंधे पर ले जा रहा था। द बैग वाज हिज, और वह बैग तो उसका था स्वयं का। द कनस्तर बिलोंग टू द मैन, लेकिन जो कनस्तर था वो उस व्यक्ति का था हु ओवन्स द टी शॉप, जो कि चाय की दुकान चलाता था। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओवन मास्टर, और साहिब है वो अब ज़्यादा समय तक अपना मास्टर नहीं रहा, अपनी मर्जी का मालिक नहीं रहा, क्योंकि वह अब दूसरे के लिए काम करने लग गया। तो थैंक यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट पार्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो अगला पार्ट है वो अगली वीडियो के अंदर मिलेगा। थैंक यू।